जय हिंद साथियों। मैं अमित कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट लीड पीजी कॉलेज बैढ़न सिंगरौली। आज हम इस मॉड्यूल में समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस पूरे मॉड्यूल में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद सांख्यिकी की परिभाषा, सांख्यिकी का महत्व, सांख्यिकी का क्षेत्र, सांख्यिकी की सीमाएं, पॉपुलेशन और सैंपल में क्या अंतर है, सैंपलिंग का मीनिंग और सैंपलिंग विधियां। इस मॉड्यूल के सफलतापूर्वक अध्ययन के उपरांत आप सक्षम हो पाएंगे सांख्यिकी का अर्थ एवं उसके उद्गम को जानने में, सांख्यिकी का महत्व एवं उसके क्षेत्र को समझ पाएंगे, सांख्यिकी की सीमाओं को पहचान सकेंगे, सैंपल और पॉपुलेशन में अंतर को जान सकेंगे और सैंपल विधियों को जान पाएंगे। तो हम अपने पहले टॉपिक पे चलते हैं, मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एज इट सिम्स, जैसा यह प्रतीत होता है, यह कोई नवीन विषय नहीं है, बल्कि यह उतना ही पुराना है जितनी कि मानव सभ्यता। जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है वो बेसिकली स्टेट शब्द से लिया गया है। स्टेट मतलब राजनीतिक राज्य। और यदि आप इसके ओरिजिन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यह लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस या फिर इटालियन शब्द स्टेटिस्टा या फिर जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है। ईच ऑफ विच मीन्स अ पॉलिटिकल स्टेट। इस सब का मतलब पॉलिटिकल स्टेट होता है। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि स्टैटिस्टिक्स या राज्य का यह महत्वपूर्ण अंग क्यों था। क्योंकि प्राचीन काल में जो राजाएं थे वो अपने जो स्टैटिस्टिक्स रखते थे वो दो उद्देश्यों के लिए रखते थे। और उनके जो आंकड़े होते थे, पहला तो वो यह जानने का प्रयास करते थे कि उनके राज्य में लिंग आधारित यानी पुरुष और महिलाओं की कितनी जनसंख्या है। सेकंड, वह यह जानने का प्रयास करते थे कि राज्य में विभिन्न व्यक्तियों के पास कितनी संपत्ति। तो ये जो दो महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक्स वो अपने पास रखना चाहते थे, उसके पीछे का कारण यह था कि जो हमारा पहला स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि जो लोगों की संख्या है, उसका उपयोग वो सैन्य शक्ति के रूप में रखते थे कि हमारे यहाँ कितने लोग सैन्य शक्ति के रूप में लिए जा सकते हैं। और दूसरा होता था जो कि संपत्ति का आंकड़े होते थे, और उसका लेने का मुख्य उद्देश्य होता था कि हम जब कोई नया टैक्स लगाएं तो किन लोगों पे लगाएं। तो इन दो कारणों से जो हमारे प्राचीन राज्य होते थे वो लोगों का आंकड़ा रखते थे, और इसी के साथ स्टैटिस्टिक्स का जन्म। भारत में यदि सांख्यिकी के उद्गम की बात करें तो मौर्यकालीन भारत में लगभग 2000 साल पूर्व चाणक्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसमें स्टैटिस्टिक्स का उल्लेख मिलता है, जहाँ पे जो राज्य होता था वो लोगों की जन्म मृत्यु के आंकड़े व्यवस्थित रूप से रखते थे। तो आप देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का जो प्रादुर्भाव है वह इंडिया में भी बहुत ही प्राचीन काल से हुआ है। यदि इस तरह से यदि सांख्यिकी का विकास की बात करें तो 17वीं शताब्दी में जॉन ग्रांट ने पहली बार लोगों के जन्म मृत्यु के आंकड़ों का न सिर्फ संकलन किया बल्कि उसका वैज्ञानिक अध्ययन भी किया। इसीलिए इन्हें ब्रिटिश स्टैटिस्टिक्स का फादर भी कहा जाता है। इसी प्रकार फ्रांसिस गाल्टन ने रिग्रेशन एनालिसिस को, जबकि कार्ल पियर्सन ने कोरिलेशन एनालिसिस का अध्ययन किया। आर ए फिशर को एक विशेष उपलब्धि प्राप्त है और उन्होंने सांख्यिकी में बहुत सारे महत्वपूर्ण योगदान किए, इसीलिए उन्हें आधुनिक सांख्यिकी का फादर भी कहा जाता है। जहाँ तक भारतीय सांख्यिकी विदों की बात करें तो पीसी महानुलोविस, आरसी बोस, सीआर राव, पार्थ सारथी जैसे महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिशियन हमारे देश में भी रहे हैं, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे कार्य किए हैं। अब बात करें हम सांख्यिकी की परिभाषा को, तो इसे हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं, एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन में यदि हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, और जब हम बहुवचन में जाएंगे तो स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब होता है, उसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा से हमारा तात्पर्य है कि सिर्फ
आंकड़ों को इकट्ठा करना। प्लूरल मतलब बहुत सारे आंकड़े हम देखते हैं, हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, उनको हम प्रेजेंट करते हैं और एक तरीके से सिर्फ डिस्क्रिप्शन वहाँ पे उसका होता है। तो इस प्रकार की जो सांख्यिकी होती है उसको हम कहते हैं प्लूरल सांख्यिकी या बहुवचन सांख्यिकी। यदि इसके डिफिनीशन की में जाएं तो आप यहाँ पे बाउले का डिफिनीशन देख सकते हैं कि सांख्यिकी किसी भी जांच के विकास में तथ्यों का दूसरे से संबंध का विवरण है। मतलब यहाँ पे वह डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है, यानी सांख्यिकी केवल डिस्क्रिप्टिव। वहीं यदि एक वचन के रूप में यदि आप सांख्यिकी को परिभाषित करना चाहते हैं तो इसको लेके सांख्यिकी वहाँ पे एक मेथोलॉजी हो जाती है, एक वहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है जिसमें बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं डाटा को एनालाइज करने का। यानी कि जहाँ पे बहुवचन के रूप में सांख्यिकी केवल एक आप कह सकते हैं एक डाटा था, वहीं जब आप सिंगुलर सेंस में जाएंगे एक वचन के रूप में तो सांख्यिकी एक मेथोडोलॉजी बन जाती है। और इसमें जो परिभाषा है उसमें जो सबसे बेस्ट परिभाषा है वो क्रॉक्सटेन एंड कॉर्डन की है, जहाँ पे वो कहते हैं कि सांख्यिकी आंकड़ों का कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस का विज्ञान है। तो यह सांख्यिकी की सबसे उचित और व्यवस्थित परिभाषा मानी जाती है। आगे चलते हैं। सांख्यिकी का यदि हम महत्व की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो जो वर्तमान युग है उसमें सांख्यिकी के महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे तो आज हर फील्ड में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, अर्थशास्त्र हो, चिकित्सा हो, कृषि हो, हर जगह सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। यदि हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट जितने भी नीतियां बनाती हैं, जितने भी पॉलिसीज बनाती हैं, वो कहीं ना कहीं आंकड़ों पे बेस्ड होते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिक्स रहता है। वहीं यदि हम अर्थशास्त्र में आप देख सकते हैं जितने सिद्धांत और नियम होते हैं उसके पीछे जो बेस होते हैं, जैसे मांग का नियम है, मांग का नियम को जब हम फाइनली जब हम मांग के नियम को देते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आंकड़ों का आधार होता है जो मांग के नियम को जस्टिफाई करते हैं। इसी प्रकार से मेडिकल साइंस में भी स्टैटिस्टिक्स का महत्वपूर्ण रोल है। हर तरह के दवाओं को पहले स्टैटिस्टिकली टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही उन मेडिसिनों का यूज किया जाता है। तो आप देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में इसकी इंपॉर्टेंस हर सब्जेक्ट में व्यापक रूप से देखी जा सकती है। अब स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो भाग है वो है वर्णनात्मक सांख्यिकी का, यानी कि जिसे हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य सिर्फ डिस्क्रिप्शन का होता है, यानी हम वर्णन कर देते हैं आंकड़ों का। और दूसरा जो है वो है अनुमानात्मक या इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग को देखते हैं। तो आइए एक एक करके इसका वो हम देखते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया स्टैटिस्टिक्स को दो भागों में आप विभाजित कर सकते हैं। एक है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है आपका इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप ग्राफ में उसको डाटाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, माध्य मध्यिका बहुलक निकालते हैं, यानी जिसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। इसी तरह डिस्पर्सन, कोरिलेशन और रिग्रेशन देखते हैं। मतलब ऐसे आंकड़ों को इकट्ठा करके उनको प्रेजेंट कर देना, उसको डिस्क्राइब कर देना, ये पूरी जो प्रणाली है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आती है। वहीं हम बात करें यदि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की तो इसके दो पार्ट हैं। पहला है एस्टिमेशन, आकलन, जिसमें हम एक पॉपुलेशन से एक सैंपल को ड्रा करते हैं और उस सैंपल के आधार पे पूरे पॉपुलेशन की भविष्यवाणी करते हैं, उसे हम कहते हैं एस्टिमेशन या आकलन। वहीं जो इसका दूसरा पार्ट है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, जिसमें जो शोधकर्ता होता है कोई स्टेटमेंट या कोई कथन लेता है, बाद में आंकड़ों की सहायता से उसको सिद्ध करता है। अब हम वर्णनात्मक सांख्यिकी में कौन कौन से तत्व हैं वो उनको देखते हैं। तो वर्णनात्मक सांख्यिकी में जैसा कि बताया ही गया है, माध्य है, मध्यिका है, बहुलक है, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, विचलन। मतलब स्टैटिस्टिक्स के इस पार्ट में हम किन किन टॉपिक का अध्ययन करेंगे, आगे जाके आगे के जो मॉड्यूल्स होंगे उसमें आप इन सब टॉपिक को विस्तार पूर्वक देखेंगे। ये चूंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है इसलिए यहाँ पे बस आपको जानना है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत हम किस किस टॉपिकों को कवर करते हैं। तो माध्य, मध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, विचलन, कोरिलेशन, रिग्रेशन इत्यादि टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में तो इसके अंतर्गत दो पार्ट हैं जैसा कि आपको बताया है। पहला जो पार्ट है वो है एस्टिमेशन का, आकलन का, और दूसरा होता है जो हाइपोथेसिस, परीक्षण है उसका। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की हमेशा से कुछ ना कुछ लिमिटेशन रही हैं, सीमाएं रही हैं। वो क्या क्या हैं? जो पहला
लिमिटेशन है कि जो स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग है वो हमेशा परिमाणात्मक यानी क्वांटिटिव डाटा पे किया जाता है। कभी भी क्वालिटेटिव डाटा पे अप्लाई करने की मेथोलॉजी उतनी ज़्यादा भी प्रचलन में नहीं आई है। यदि हम किसी क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक चर क्या होता है, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, जैसे कि सुंदरता, तो ये सब जो वेरिएबल्स हैं इनको मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये गुण है, इसीलिए इसे गुणात्मक चर कहा जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स के साथ ये समस्या है कि जो गुणात्मक चर होते हैं, जो हमारा गुणात्मक चर होता है, उसका अध्ययन करने में हमें कठिनाई होती है। यदि इसका अध्ययन भी हमें करना होता है तो सबसे पहले गुणात्मक चर को हम परिमाणात्मक चर में परिवर्तित करते हैं, उसके बाद ही हम उसका अध्ययन कर पाते हैं। तो ये एक इसकी सबसे बड़ी कमी है कि यह परिमाणात्मक चरों के साथ तो आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, पर गुणात्मक चरों के साथ हमेशा इसके प्रयोग में समस्याएं बनी रहती हैं। दूसरा है, जो सांख्यिकी परिणाम होते हैं वो पूर्णतः सत्य न हो के औसतन सत्य होते हैं। औसत मतलब एवरेजी रूप होते हैं, मतलब ये पूर्णतः उसे सत्य नहीं कहा जा सकता। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि एक क्लास है जहाँ पे कुछ विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं और उन विद्यार्थियों के जो मार्क्स हैं कुछ इस प्रकार से हैं। मान लीजिए एक विद्यार्थी है, वो 100 नंबर के एग्जाम में आपका 30 नंबर पाया, दूसरा जो विद्यार्थी है वो आपका 35 पाया, तीसरा जो विद्यार्थी है वो आपका 40 पाया, और एक विद्यार्थी ऐसा है जो 99 पा गया। अब यदि हम इसका औसत निकालेंगे तो इसका औसत जब आप निकालने जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका औसत जो निकलेगा वो ज़्यादातर विद्यार्थी जो कि कमज़ोर हैं, लेकिन औसत यदि आप देखेंगे तो इसका 60% आ जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ एक चर के कारण, सिर्फ एक व्यक्ति जो कि 99 पाया, उसके कारण पूरे क्लास का एवरेज जो है औसत सुधर गया। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये सही जानकारी दे रहा है? नहीं। सही जानकारी ये होना चाहिए कि जो वो क्लास है उसके अधिकांश बच्चे कमजोर हैं पढ़ने में, लेकिन एक व्यक्ति के कारण जो है कि जो एवरेज नंबर आ रहा है वह ज़्यादा आ रहा है। इसका कारण यही है क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो कभी पूर्णतः सत्य ना हो के हमेशा औसत की बात करता है, इसलिए ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए स्टैटिस्टिक्स के अध्ययन करते समय। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक स्टैटिस्टिशियन ने कहा है कि स्टैटिस्टिक्स जस्ट लाइक अ क्ले, मतलब स्टैटिस्टिक्स एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है जिसको कोई व्यक्ति यदि चाहे तो उससे देवता बना सकता है या दानव बना सकता है, यह उसकी प्रसन्नता पर निर्भर करता है। तो स्टैटिस्टिक्स आंकड़ों के साथ कई बार छेड़छाड़ की संभावनाएं बनी रहती हैं। फिर यदि स्टैटिस्टिक्स को हम सही तरह से प्रयोग नहीं करेंगे तो यह बहुत बड़ा मेजर लॉस के रूप में भी देखा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप एक बहुत फेमस कहावत है कि हिसाब ज्यों का त्यों कुनबा डूबा क्यों, जहाँ पे एक फैमिली रहती है और जिसे एक नदी पार करना रहता है और औसत हाइट ले लिया जाता है, और औसत हाइट ले जाने के कारण क्या होता है, क्योंकि उस फैमिली में कई बच्चे भी रहते हैं, कुछ 6 फीट के नौजवान भी रहते हैं, और ऐसे में यदि हम औसत हाइट ले लें तो उसमें से 3-4 लोग तो डूब जाएंगे यदि इस आधार पे हम नदी को पार करने जाएं। तो इसका मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंगफुल होता है, मीनिंग जो होता है उसका मीनिंगफुल यूज करना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस की संभावनाएं होती हैं। फिर हम कुछ यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कौन सा स्टैटिस्टिक्स का ब्रांच है? पहला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है इन्फरेंशियल या आकलन स्टैटिस्टिक्स, तीसरा है इंडस्ट्री, और चौथा ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तो आप जैसा कि हमने आपको बताया है इसमें दोनों होगा कि स्टैटिस्टिक्स, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में दोनों प्रकार के स्टैटिस्टिक्स का हम अध्ययन करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अगले प्रश्न में आते हैं हम, हु इज़ द फादर ऑफ विटल स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो जन्म मृत्यु संबंधित स्टैटिस्टिक्स होता है उसके फादर कौन है? तो इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और सही ऑप्शन इसका है, तो 4 ए ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, एरे फिशर, बी जॉन ग्रांट, सी कार्ल पियर्सन और डी फ्रांसिस गाल्टन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जॉन ग्रांट।
पॉपुलेशन और सैंपल का अर्थ हम देखेंगे इसमें। बच्चों, आप सामान्य जीवन में भी इसका प्रयोग करते हैं। पॉपुलेशन या समष्टि से अभिप्राय हमारा उस समूह से होता है जिसका हमें अध्ययन करना होता है, और सैंपल का अभिप्राय होता है उस समूह से जब हम कुछ भाग को ले लेते हैं और उस भाग के आधार पर पूरे पॉपुलेशन का जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो उस पूरी प्रक्रिया को हम सैंपलिंग कहते हैं। तो अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये हमारा पॉपुलेशन है। उदाहरण स्वरूप यदि हमें ये पता करना हो कि किसी कॉलेज में जो स्टूडेंट हैं उनकी औसतन खर्च महीने की क्या है, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए उस कॉलेज की जो कुल संख्या है स्टूडेंटों की वो 7,000 हो, तो हम प्रत्येक स्टूडेंट के पास जाके ये प्रश्न नहीं कर सकते हैं कि आपकी मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, क्योंकि इट विल टेक मोर टाइम, एनर्जी और मैन पावर, तो ये इतनी चीज़ें हमें लगेंगी। लेकिन फिर भी यदि हमें पता करना है कि एक औसतन कॉलेज का विद्यार्थी कितना खर्च करता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक जो होगी कि पूरे पॉपुलेशन का अध्ययन न करके हम कॉलेज में जाएं और कुछ विद्यार्थियों को सेलेक्ट कर लें और उन विद्यार्थियों के आधार पे हम पूरे कॉलेज का जो औसतन एक्सपेंडिचर है उसकी व्याख्या कर दें। यदि ये हम कर पाएं तो आप देखेंगे कि अक्सर इस तरह की प्रक्रिया में जो निष्कर्ष या जो रिजल्ट निकलते हैं वो बहुत एक्यूरेट होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में ही जैसे कि हम जब अनाजों को खरीदने जाते हैं, चावल या गेहूं का, तो आप देखते होंगे कि पूरे बोरे को ना खोल के जो शॉपकीपर होता है वो थोड़े मात्रा में दे देता है और उस थोड़े से सैंपल को देख के आप पूरे बोरे में कैसा चावल या गेहूं होगा उसका अनुमान आप लगा लेते हैं। ये भी एक सैंपलिंग है। इसके अलावा जब आपको कभी आप बीमार पड़ते हो और आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो उस स्थिति में भी आप देखते होंगे कि डॉक्टर आपका ब्लड का सैंपल लेता है, मतलब आपके ब्लड का एक छोटा सा पार्ट लेता है और उस छोटे से पार्ट के आधार पे आपके पूरे शरीर की क्या दशा है इसकी वो व्याख्या कर देता है। तो यह सब सैंपलिंग के प्रकार हैं। तो देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करें कि पॉपुलेशन क्या है, तो पॉपुलेशन, जिसको हिंदी में समष्टि हम कहते हैं, समष्टि से अभिप्राय है अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली संपूर्ण इकाइयाँ। मतलब यदि हम किसी कॉलेज के विद्यार्थियों की औसतन खर्च का अध्ययन करते हैं तो उस कॉलेज के संपूर्ण जो विद्यार्थी होंगे वो हमारा हो जाएगा पॉपुलेशन। मतलब अध्ययन किसका करना है, किसी पार्टिकुलर कॉलेज के समस्त विद्यार्थियों का अध्ययन करना है, तो वो हमारा हो गया पॉपुलेशन। लेकिन क्या हम वास्तव में वहां तक पहुंच पाएंगे सभी विद्यार्थियों तक, तो इसका उत्तर है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम रेंडमली कुछ विद्यार्थियों को सेलेक्ट करेंगे। इसी पॉपुलेशन में से हमने कुछ विद्यार्थियों को चयनित किया और उनका मंथली एक्सपेंडिचर हमने निकाला और वो आया 10,000, 5,000 जो भी आया। उसके आधार पे हम यह अनुमान लगा लें कि इस पूरे स्टूडेंटों की भी जो औसतन एक्सपेंडिचर है वह उतनी ही होगी। तो यह जो पूरी प्रक्रिया है तो उसमें ये जो पार्ट है वो आपका पॉपुलेशन कहलाएगा, जिसका हमको वास्तव में अध्ययन करना है। और जितने का हम अध्ययन करते हैं, मतलब इसका एक उप समुच्चय, इसका एक छोटा पार्ट, उसे हम सैंपल या प्रतिदर्श कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रतिचयन के प्रकार या टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। तो सामान्यतः दो टाइप के सैंपलिंग हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका प्रायिकता प्रतिचयन, जिसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, यानी अप्रायिकता प्रतिचयन। अब इन दोनों सैंपलिंग के जो टाइप्स हैं उनको विस्तार पूर्वक हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या प्रायिकता प्रतिचयन एक ऐसा प्रतिचयन होता है जिसमें समष्टि से जब हम प्रतिदर्श चयन करते हैं तो प्रत्येक इकाई के चयन होने की संभावना होती है, और वह संभावना हमें पहले से ज्ञात होती है कि किसी इकाई का पॉपुलेशन से प्रतिदर्श में चयन होने की क्या संभावना है। तो यदि वो संभावना हमें ज्ञात है तो ऐसे प्रतिचयन को हम प्रायिकता प्रतिचयन बोलते हैं। अब यदि हम बात करें प्रायिकता प्रतिचयन के प्रकार की, तो जो सबसे फेमस प्रकार है वो आपका है सिंपल रैंडम सैंपलिंग या यादृच्छिक प्रतिचयन, जिसको भी हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। मतलब समष्टि के प्रत्येक जो इकाई है
सारे इकाइयों के सैंपल में सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होती है। सपोज दैट, मान लीजिए ये हमारा पॉपुलेशन है, जिसमें आप देख रहे हैं पॉपुलेशन के यहाँ पे साइज जो है वो 12 है, मतलब उस पॉपुलेशन में 12 यूनिट्स या इकाई हैं। और यहाँ से हमको जो हमारा सैंपल साइज होगा वो 4 होगा, मतलब इस पूरे पॉपुलेशन में से 4 व्यक्तियों को या 4 इकाइयों को हमको सेलेक्ट करना है। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है कि इन चारों जो इसमें से जो प्रत्येक इकाई है उसके सेलेक्ट होने की जो प्रायिकता होगी, जो संभावना होगी, वो समान होगी। मतलब इनमें से कोई भी इकाई सेलेक्ट हो सकता है। आप उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि कौन सा इकाई पहले सेलेक्ट होगा। अब इस तरह के जो आपके जो पॉपुलेशन है उससे जो इकाइयों को सेलेक्ट करने की विधि होती है, उसके लिए 2 विधि होती है। एक आपका होता है लॉटरी सिस्टम, जिसमें हम एक बॉक्स में लॉटरी की तरह सभी इकाइयों को नंबरिंग करके रख देते हैं, और रेंडमली यदि हमको 4 इकाई निकालने हैं, यानी जो हमारा सैंपल साइज है, जो हमारा प्रतिदर्श का साइज है, यदि 4 हो तो 4 चीट हम निकालेंगे, और रेंडमली जो भी हमको निकल गया वो हमारे सैंपल का पार्ट होता है। तो आप देखेंगे कि जैसे हमारे वाले केस में हमने जब सैंपलिंग से निकाला तो हमें यहाँ से ये यूनिट सेलेक्ट हुआ, उसके बाद आपका ये यूनिट सेलेक्ट हुआ, ये यूनिट सेलेक्ट हुआ और ये यूनिट सेलेक्ट हुआ। कोई भी यूनिट सेलेक्ट हो सकता था, पर हमने जो लॉटरी सिस्टम किया उसमें से ये 4 यूनिट हमें सेलेक्ट हुए। इसी तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से यदि हम सैंपल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो टिप्पेट सारणी होती है, उस सारणी का प्रयोग करके भी हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग में प्रतिदर्श का चयन कर सकते हैं। तो ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग की विशेषता होगी। आगे चलते हैं। जो हमारा दूसरा प्रकार है उसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग या क्रमबद्ध प्रतिचयन। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक सिस्टम से हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं। सपोज दैट ये हमारा हो गया पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको ये करना है कि हमें इंटरवल या अंतराल निकालना है आई। आई कैसे निकलेगा? आई निकालने के लिए सबसे पहले हमको जो हमारा पॉपुलेशन साइज है, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो हमारे वाले केस में जो पॉपुलेशन साइज है वो कितना है? 12, यानी कि जो एन की वैल्यू है वो है हमारी 12। और हमें कितना सैंपल सेलेक्ट करना है? तो जो हमारा सैंपल साइज है वो 4, यानी कि 4 इकाइयों का हमको चयन करना है। तो कैपिटल एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन, और स्मॉल एन यानी कि 4। तो जब हम आप देखेंगे कि जब हम 12 में 4 को डिवाइड करेंगे तो हमें जो आई की वैल्यू मिलेगी वो 3 मिलेगी, यानी हमें अंतराल पता चल गया। अंतराल मतलब आई की वैल्यू। अब हमको जो अगली चीज चाहिए वो है के। के जो होता है वो होता है प्रथम इकाई। जो हम सेलेक्ट करेंगे वो प्रथम इकाई। तो जो प्रथम इकाई हमको सेलेक्ट करना है वो वही लॉटरी सिस्टम से, यानी कि यादृच्छिक सिंपल रैंडम सैंपलिंग की तरीके से हम कोई भी एक इकाई सेलेक्ट करते हैं। सपोज दैट हमने उस तरह का जब किया तो हमें जो पहली इकाई सेलेक्ट हुई 2। तो अब हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है। जो पहली इकाई हमें सेलेक्ट हुई है उसमें हमको जो इंटरवल है उसको जोड़ते जाना है। तो पहली इकाई 2 है, 2 में जो हमारा इंटरवल आया है वो है 3। तो जब आप 2 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। यानी कि इसके बाद हम कौन सी इकाई सेलेक्ट करेंगे? 5वीं इकाई। 5 के बाद फिर 3 जब जोड़ेंगे तो 5 3 8, तो यानी हम कौन सी यूनिट सेलेक्ट करेंगे? 8वीं यूनिट। इसी तरीके से जब 8 में हम 3 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, यानी कि 11वीं इकाई को हम सेलेक्ट कर लेंगे। और इसी तरीके से यदि हमारा सिंपल साइज समुद्र और बड़ा होता तो हम +3 ऐड करते जाते हैं, और हमें फिक्स इंटरवल पे यूनिट मिलते जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी सैंपलिंग की जो टेक्निक है, जो पॉपुलेशन से हमने सैंपल निकाला वो एक सिस्टम के तरीके से निकाला, इसीलिए इस सैंपलिंग को हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहते हैं। आगे देखते हैं और भी टाइप्स। इसके बाद जो हमारा सैंपलिंग आता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग या स्तरित सैंपलिंग। यह सैंपलिंग बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आप एक उदाहरण के माध्यम से मैं यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ। स्ट्रेटिफाइड जो सैंपलिंग होता है सामान्यतः तब प्रयोग किया जाता है जब आंकड़ों में, जब डाटा में बहुत सारी असमानता हो, हेट्रोजीनिटी हो, तो ऐसी स्थिति में हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का प्रयोग करते हैं। उदाहरण स्वरूप
हम मान लीजिए कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि यदि कोई भी आप गुण का अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पे छात्रों के बीच में मान लीजिए एज एक वेरिएबल है, तो उसमें बहुत सारी असमानता होती है। वहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष का जो विद्यार्थी होता है 16-17 साल का होता है। तो वहीं दूसरी ओर पीएचडी करने वाले भी विद्यार्थी होते हैं जो 25 से 30 साल के होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एज में काफ़ी ज़्यादा हेट्रोजीनिटी है। तो इस हेट्रोजीनिटी, इस असमानता को कम करने के लिए हम स्ट्रेटा बनाते हैं, स्ट्रेटा, स्तर। उसी स्ट्रेटा बनाने, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा एक स्ट्रेटा हो गया, ये हमारा दूसरा स्ट्रेटा हो गया, हमारा तीसरा स्ट्रेटा हो गया, हमारा चौथा स्ट्रेटा हो गया। तो ये क्या है, स्ट्रेटा बना, जिसमें हम समान गुण वाली इकाइयों को एक साथ रखते हैं। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए ये यदि अंडर ग्रेजुएट्स के बच्चे हुए फर्स्ट ईयर वाले, तो उनको हम एक स्ट्रेटा में रख दिए। उसके बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वाले बच्चों को हम दूसरे स्ट्रेटा में रख दिए। जो पीजी के हमारे स्टूडेंट होंगे उनको हम तीसरे स्ट्रेटा में रख देंगे, और लास्ट जो स्ट्रेटा होगा वो पीएचडी वाले स्टूडेंटों का होगा। तो आप देखिए कि जो अब जो आयु में जो कि भिन्नता थी, जो कि असमानता थी, उसको हमने सारे बच्चों को एक स्ट्रेटा में ला दिया। जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं, सेकेंड और तृतीय वर्ष के जो छात्र हैं उनको दूसरे स्ट्रेटा में ला दिया। उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट वालों को तीसरे और चौथे। तो ऐसी स्थिति में अब जब हम सैंपलिंग करेंगे तो हम हर स्ट्रेटा से कुछ ना कुछ सैंपलिंग अलग अलग करेंगे। इससे होगा क्या, सपोज दैट यदि हम वैसे सैंपलिंग करते, अब यहाँ पे सिंपल रैंडम सैंपलिंग अप्लाई कर देते, तो क्या होता, हो सकता है कि जो सैंपल हम सेलेक्ट करते उसमें हो सकता है कि जो स्टूडेंट आ जाते वो सारे पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी वाले स्टूडेंट आ जाते। तो ऐसी स्थिति में हम सही से अध्ययन नहीं कर पाते। लेकिन जब हम इनको स्ट्रेटा में बांट दिया गया है, डिफरेंट स्ट्रेटा में, और हर स्ट्रेटा से हमें रैंडमली यहाँ पे जो इकाइयाँ सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे हमको क्या हुआ कि हमारा जो सभी जो आंकड़े हैं उसका प्रतिनिधित्व यहाँ पे हो जाता है। और इस तरह चूंकि स्ट्रेटा में डिवाइड है, इसीलिए इसे स्ट्रेटिफाइड इसके सैंपलिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का उदाहरण। अब यहाँ पे जो है कि कई बार ये होता है कि समान अनुपात में यहाँ पे आप देखेंगे चारों स्ट्रेटा से एक एक इकाई को सेलेक्ट किया गया है। कई बार हो सकता है कि पीजी में लड़कों की संख्या सबसे ज्यादा हो, तो हम इसे दो तरीके से हम सैंपलिंग कर सकते हैं। एक अनुपातिक, जहाँ पे सारे स्ट्रेटा से हम समान अनुपात में इकाइयों को सेलेक्ट करते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जिस इकाई में, जिस स्ट्रेटा में ज़्यादा पॉपुलेशन हो, वहाँ से हम ज़्यादा 2 या 3 इकाइयों को सेलेक्ट कर ले। तो ये हमारा हो जाता है फिर गैर अनुपातिक, नॉन प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो इसके ये दो प्रकार भी होते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टाइप्स है वो है क्लस्टर सैंपलिंग या गुच्छ प्रतिचयन, जिसको हिंदी में कहते हैं। इस तरह के सैंपलिंग का प्रयोग हम जब करते हैं जब पॉपुलेशन का साइज, जो हमारा समष्टि का साइज हो, बहुत बड़ा हो। बहुत बड़ा इन द सेंस कि ऐसा हो कि हम उसका कंप्लीट एनुमरेशन तो नहीं कर सकते, प्लस सैंपल भी लेने में हमको दिक्कत हो रहा हो। उदाहरण स्वरूप, इसे एक उदाहरण से आप समझिए कि सपोज दैट हमको भारत के किसानों की आर्थिक या सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भारत एक बहुत विशाल देश है। जम्मू कश्मीर में भी किसान है, तो उधर नीचे आप चले जाएंगे तो तमिलनाडु में भी किसान है। तो ऐसे में इतने बड़े सैंपल का हम अध्ययन नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनको डिफरेंट क्लस्टर में डिवाइड करेंगे। वो क्लस्टर हो सकता है हमारे स्टेट हो। तो हम मान लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे क्लस्टर, 1 2 3 4 5 6 7 तो 8, तो हम ये 8 क्लस्टर में पूरे भारत को डिवाइड कर दिए। अब यानी वो हो सकते हैं वो स्टेट हो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम क्लस्टर को पहले चुनेंगे। सपोज देन यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा ये क्लस्टर और एक जो क्लस्टर सेलेक्ट हुआ है वो ये क्लस्टर, सिंपल रैंडम सैंपलिंग से करने के बाद ये 2 क्लस्टर हमारे सेलेक्ट हो गए। तो अब इस जो 2 क्लस्टर सेलेक्ट हुए हैं, तो इसके ये जो हमारा सैंपल हो गया, इसके आधार पे हम पूरा भविष्यवाणी कर सकते हैं। यदि हमको और ज़्यादा, यदि इसको अब चाहें तो और ज़्यादा क्लस्टरों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो हमारे स्टेट्स हैं उनको फर्दर हम सिटीज़ में डिवाइड करें और उनका क्लस्टर बना ले। सिटीज़ को भी आप और डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे में जब हम कई स्तर पर क्लस्टरिंग करते हैं तो इसको मल्टी स्टेज सैंपलिंग बोलते हैं।
यहाँ पे आप जब सिंपल सिर्फ एक क्लस्टर बनाएंगे और क्लस्टरों में से किसी एक सैंपल को सेलेक्ट कर देंगे तो सिंपल क्लस्टर सैंपलिंग कहलाता है। लेकिन जब हम कई बार कई स्टेज में क्लस्टरिंग करते हैं तो मल्टी स्टेज सैंपलिंग उसको हम कहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब हमारा जो पॉपुलेशन का साइज होता है, जो आकार होता है, वो बहुत बड़ा हो, तभी इस तरह के हम सैंपलिंग की विधि का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। तो ये हमारा जो अभी तक हमने पढ़ा वो प्रायिकता प्रतिचयन या जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पढ़ा। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता था कि प्रत्येक इकाई के सैंपल में सेलेक्ट होने की कुछ ना कुछ संभावना रहती थी और उसको पहले ही मैथमेटिकली ज्ञात किया जा सकता है और एक पार्टिकुलर मेथोलॉजी का पालन करना पड़ता था। अब हम चलते हैं अप्रायिकता प्रतिचयन की ओर, जो कि थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से आसान होता है। जैसे इसके यदि फर्स्ट टाइप की बात करें तो कन्वीनियंस सैंपलिंग, सुविधा के अनुसार। तो कन्वीनियंस सैंपलिंग में क्या होता है, हम कोई सिंपल रैंडम सैंपलिंग ना करें, हम अपनी सुविधा के अनुसार हमें जो भी लोग हमारे आसपास मिले उनको हम इकाइयों के रूप में सेलेक्ट कर लें। यानी अपनी सुविधा के अनुसार जब हम समष्टि से इकाइयों को सेलेक्ट करने लगे तो इस प्रकार के जो सैंपलिंग होता है उसको कन्वीनियंस सैंपलिंग करते हैं। उदाहरण स्वरूप सपोज कीजिए कि एक कोई कंपनी है और उसको अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का अध्ययन करना है। तो प्रोडक्ट की जब क्वालिटी का उसको अध्ययन करना है तो वो क्या करेगा, एक तो तरीका होगा कि वो अपने सारे कस्टमर का एक पॉपुलेशन फ्रेम बनाए कि हमारे कौन कौन से कस्टमर हैं। फिर सबको मान लीजिए यदि सिंपल रैंडम सैंपलिंग अप्लाई करना है तो सबको नंबर दे, फिर लॉटरी सिस्टम या फिर सारणी सिस्टम से निकाले। ऐसे करने में उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, मनी लग सकता है, मैन पावर लग सकता है और इससे वो बचना चाहते हैं। तो वो कंपनियां क्या करती हैं कि जो कस्टमर उनको सबसे पास में मिल जाते हैं उनको क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और उनसे जो है फीडबैक फॉर्म या कुछ भरा के उनसे अपना जो है कि जो भी उनको प्रोडक्ट के बारे में जानना है, प्रक्रिया जाननी है, उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उसके आधार पे जो है कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का असेसमेंट कर लेते हैं। तो इस प्रकार का जो सैंपलिंग हुआ, जो प्रतिचयन हुआ, उसको कन्वीनियंस सैंपलिंग हम कहते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा जो अप्रायिकता प्रतिचयन का प्रकार है उसको बोलते हैं कोटा सैंपलिंग या मात्रात्मक सैंपलिंग। इसमें क्या होता है कि रिसर्चर जो है वो कोटा फिक्स कर देता है। मान लीजिए कि हम कोई अध्ययन कर रहे हैं जिसमें हमको जो हमारे यूनिट सेलेक्ट होंगे उनको कुछ कोटा देना है। जैसे कि उस अध्ययन में महिलाएं हों, बच्चे हों इतने %, तो हम क्या करते हैं, कोटा दे देते हैं। तो जो हमारा सैंपल हो मान लीजिए उसमें हम ये कर दें कि 50% महिलाएं होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए 50%, 50% मेल होना चाहिए, उसमें भी 25% बच्चे होना चाहिए, चाइल्ड होना चाहिए। तो जब भी सैंपलिंग इस तरीके से हो कि जब हम कोटा डिसाइड कर दें कि इतने % ये होना चाहिए, इतने % वो होना चाहिए और तब पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट करें, तो इस प्रकार की जो सैंपलिंग है उसको मात्रात्मक या कोटा सैंपलिंग कहते हैं और यह सैंपलिंग भी बहुत ही आसान होता है। अगला सैंपलिंग पे चलते हैं जिसको बोला जाता है पर्सर्वी या जजमेंट सैंपलिंग यानी स्वनिर्णय प्रतिचयन। तो पर्पजीव जो सैंपलिंग होता है या जिसे हम जजमेंट सैंपलिंग कहते हैं, इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो शोधकर्ता होता है, जो रिसर्चर होता है, उसे बहुत ही एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट होने की ज़रूरत क्या है, मान लीजिए कोई शोध करता है और उसको बच्चों में मोटापे के कारणों का अध्ययन करना है। तो ऐसी स्थिति में यदि वो मान लीजिए किसी स्कूल में गया तो जब सैंपल वो सेलेक्ट करेगा तो उस समय वो अपने विवेक पे, अपने स्वनिर्णय पे सभी बच्चों को नहीं ले लेगा जो पतले हैं, दुबले हैं। वो सिर्फ किसको लेगा, क्योंकि उसको अध्ययन किसका करना है, जो मोटापे के कारण जो बच्चे परेशान हैं उनको क्या क्या परेशानियां आती है उसका यदि अध्ययन करना है, तो जो हम उनके सैंपल में जो इकाइयां होंगी वो कैसी होंगी, वो बच्चों को वो चयन करेगा अपने स्वनिर्णय के आधार पे, अपने जजमेंट के आधार पे। ऐसे बच्चों को ही सैंपल में चयनित करना है जो मोटापे के शिकार हो। तो इस तरह का जो जजमेंट सैंपलिंग होता है उसमें जो शोध करता है उसको खुद ही अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेने पड़ते हैं कि सैंपल में हमारे कौन कौन से इकाई आएंगे। तो इस तरह का जो सैंपलिंग होता है उसको पर्पजीव या फिर जजमेंट सैंपलिंग कहते हैं।
आगे चलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल जो शब्द है वो स्नो, आप देखेंगे जो आया है, जो जहाँ से ये वर्ड डिराइव्ड हुआ है, जब कभी आप देखेंगे जो स्नो होता है वो जब किसी ऊंची पहाड़ी से गिरती है तो एक छोटा सा बर्फ होता है, लेकिन धीरे 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 उसमें बर्फ के जो कण हैं वो चिपकते जाते हैं और एक बड़े बाल का रूप ले लेते हैं। तो ये जो स्नो बॉल सैंपलिंग है ये वहीं से आया है। मतलब एक छोटा सा स्नो जो कि गिर रहा है और गिरते 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 वो बड़ा सा एक को बना लेता है, तो वहीं से शब्द आया है। तो अब इसका यूज भी ठीक उसी तरीके से होता है। कई बार जो होता है जब हम शोध करने जाते हैं तो हमारा जो सैंपल होता है उसमें कुछ ऐसी इकाइयां होती हैं जिनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। उदाहरण स्वरूप बहुत सारे, एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए कोई रिसर्चर है जो HIV ग्रस्त लोगों का अध्ययन करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट भी जो HIV पॉजिटिव लोग हैं उनका डाटा गोपनीय रखती है, छुपा के रखती है, और किसी को इतनी आसानी से आपको मतलब चलते फिरते सोसाइटी में आपको नहीं मिलेगा वो डाटा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में हो सकता है वो रिसर्चर पहले किसी एक व्यक्ति का पता करे जो उस बीमारी से ग्रसित हो, और वो यदि वो सैंपल वो प्राप्त कर लिया तो हो सकता है कि उस व्यक्ति से वह यह पूछ सकता है कि उसके जैसे अन्य लोग कैसे हैं, क्योंकि वो निश्चित रूप से अन्य लोगों को पहचानता होगा। तो मान लीजिए वो व्यक्ति ने 2 लोगों का पता लगाया कि हाँ भाई, 1, 2 और 3 व्यक्ति भी हैं जो कि वो जानते हैं। फिर दूसरे ने मान लीजिए 3 और लोगों का पता बता दिया, और इस वाले ने भी 2 और लोगों का पता लगाया। फिर इसके पास जाइए और इससे जाके पूछिए, तो आप देखेंगे कि एक पर्सन ने 2 व्यक्ति का पता बताया, 2 ने फिर 3 लोगों का बताया। तो इस तरीके से एक व्यक्ति के मिलने के कारण धीरे धीरे आपको आपका सैंपल साइज बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह का जो सैंपलिंग होता है उसको स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। और इस तरह स्नोबॉल सैंपलिंग की हमको जरूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि पहले ही बताया, कई बार जो हमारा जो सैंपल में जो यूनिट्स होती हैं, इकाइयों, उनको ढूंढना बड़ा ही मुश्किल होता है। ऐसे में स्नोबॉल सैंपलिंग ऐसे केस में बहुत यूजफुल है। अब हम यहाँ पे कुछ इस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हम जो सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ स्टडी द पॉपुलेशन बाय गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड एनालाइजिंग दोज डाटा इज कॉल्ड। तो इसका जो 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं आप देख ले सकते हैं। ए सैंपल स्पेस, बी सैंपलिंग, सी रिसर्च, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सैंपलिंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है क्लस्टर्ड सैंपलिंग इज अ टाइप ऑफ, यानी गुच्छ प्रतिचयन प्रकार है किसका? ऑप्शन ए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, प्रायिकता प्रतिचयन, बी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, अप्रायिकता प्रतिचयन, सी बोथ ए एंड बी, दोनों के प्रकार हैं, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। आपको पता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के 4 प्रकार थे: सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, फिर सिस्टमैटिक सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग। तो ये 4 जो प्रकार हैं वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के हैं, और 4 प्रकार हमने बताया है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सैंपलिंग मेथड इन विच द रिसर्चर select sample based on judgment rather than the random selection। मतलब एक ऐसा सैंपलिंग मेथड जिसमें जो रिसर्चर है वो खुद के अपने सब्जेक्टिविटी, अपने जजमेंट के आधार पे सैंपल को सेलेक्ट कर रहा है। तो हमारा किस टाइप का वो सैंपलिंग कहलाएगा? ए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, बी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, सी बोथ, और डी नन ऑफ दीज। तो आप समझ ही गए होंगे कि जहां पे जजमेंट की बात आ गई, मतलब क्या? जजमेंट सैंपलिंग। तो जजमेंट सैंपलिंग हमारा कौन सा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसके बाद यहाँ पे कुछ संदर्भ ग्रंथ हैं जिसे आप देख सकते हैं। बच्चों, जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक पे और अधिक जानकारी के लिए आप ये रेफरेंस बुक्स
आप पढ़ सकते हैं। साथ ही आप इन लिंकों पे जाके और ज़्यादा आप स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप आज का जो हमारा लेक्चर था वो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिली होंगी। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।